जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। आपका जो है एग्जाम का डेट काफी नजदीक आ चुका है। किसका? तो टीचर वाले का एग्जाम 15 तारीख को है। और बहुत सारे सिलेबस आप लोग पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं कंटिन्यू। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के होंगे आपका जरूर फंस रहा होगा। और मैं आज जो है उस इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अगले 1-1.5 घंटे हम लोग साथ में रहेंगे और साथ में जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मान ली इकोनॉमिक्स एक दिन में खत्म करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से एग्जाम में सवाल आने की संभावना होती है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर अभी के टाइम में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी रेडी हो जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और चीजों को समझिए। बस ध्यान से बैठ करके इसको सुनना है, लिखिएगा नहीं भी तो काम चलेगा। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय इनकम जो होता है इसको कई एक स्तरों पर कई एक तरीकों से हम लोग जो है सो माप सकते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलने के लिए इनकम जो होता है वो बड़ी जरूरी चीज होती है। अगर इनकम नहीं है तो फिर दिनकम नहीं है, यानी कि इनकम अगर नहीं है तो फिर समस्याएं जो है सो सरकार के साथ हो जाएंगी। लेकिन अगर इनकम है, आमदनी के सोर्स है, या किसी के साथ भी छोटे स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारी आपके पास अगर इनकम नहीं होगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सरकार की, तो सरकार के पास जो इनकम होते हैं उसके कई एक सोर्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। देखिए यहां पे लिखा हुआ है घरेलू। घरेलू माने घर का नहीं, घरेलू का मतलब क्या होता है? घर का। किसी भी देश की सीमा के भीतर, जैसे भारत का जो नक्शा आप देखते हैं, उस भारत के नक्शा के भीतर उस देश के नागरिकों, यानी देश के नागरिकों प्लस गैर नागरिकों। मान लेते हैं कोई नेपाल का आदमी भारत आता है, बांग्लादेश का आदमी भारत आता है और भारत के कंपनियों में काम करता है, तो निश्चित रूप से वह उसकी आमदनी कहाँ जाएगी? भारत सरकार को जाएगी। तो जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश की सीमा के भीतर उस देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिए। जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश की सीमा के भीतर और देश की सीमा के भीतर उस देश के नागरिकों या गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब एक होता है जीएनपी। जीएनपी मतलब क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय की बात हो रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा कि किसी भी देश की सीमा के भीतर और बाहर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला इसमें कि देश की सीमा के भीतर या बाहर देश के नागरिकों द्वारा, यानी भारत के नागरिक अगर अरब रह रहे हैं, अरब से पैसा कमा के भेज रहे हैं भारत में, तो वो भी काउंट होगा राष्ट्रीय आय में। ठीक है, किसी भी देश की सीमा के भीतर या बाहर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? जीएनपी कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन आपने जो देखा है इधर जीडीपी, इसी में एक होता है एनडीपी। एनडीपी इसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध घरेलू उत्पाद। आपने जीडीपी में क्या देखा था? आपने जीडीपी में देखा था देश के नागरिकों और गैर नागरिकों द्वारा उस देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीएनपी किसको कहते हैं? तो जीएनपी का मतलब हुआ कि अगर जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा लिया जाए,
जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने का मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि कोई विदेशी आदमी भारत में काम कर रहा है, कमाएगा तो यहां से पैसा अपने देश में भेजेगा नहीं, तो उसकी जो आमदनी जो भारत से बाहर चली गई उसको घटाने के बाद मूल्य ह्रास या इसी को घिसावट कहते हैं। इसको घटाने के बाद जो हमारे पास मौद्रिक मूल्य बचता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एनडीपी। यानी आप एनडीपी का मतलब क्या लिख सकते हैं, एनडीपी बराबर लिख सकते हैं आप जीडीपी, जीडीपी माइनस क्या, मूल्य ह्रास। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या हो गया, एनडीपी माइनस मूल्य ह्रास जो है वह आपका एनडीपी, सॉरी एनडीपी का मतलब जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास हो गया। इसका मतलब यह भी है कि जीडीपी का मतलब क्या हो जाएगा, तो जब जीडीपी को आप बचाइएगा तो मूल्य ह्रास इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास जो है उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से हम आए हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपने क्या देखा कि भारत की सीमा के भीतर या बाहर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम लोगों ने कह दिया क्या, जीएनपी कह दिया। यहीं पे एक होता है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल, ठीक है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब शुद्ध कब होगा, तो जब उसमें से मूल्य ह्रास घटा लेंगे, किसमें से, तो सामान्य तौर पे जब आप जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा लेंगे, एनएनपी का मतलब हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एनएनपी कहेंगे। एनएनपी मतलब जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनएनपी के नाम से जानेंगे। क्लियर है आपको, मुझे लगता है कि क्लियर होगा आपका। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझिए, ये जो बार बार शुद्ध देख रहे हैं, जीडीपी का मतलब क्या हुआ। अगर हम उत्पादन के मामले में देखें, हम अगर केवल उत्पादन के मामले में देखें तो उस मामले में हमारे साथ क्या हो सकता है, तो उस उत्पादन के मामले में जैसे मान ली कि मेरा 1 कट्ठा खेत है और उस 1 कट्ठा में कुल जो है 80 केजी धान उगा हुआ है, लेकिन क्या 80 केजी धान हमारे घर तक पहुंचेगा, घर के ड्राम तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। कुछ धान उस खेत में झड़ जाएगा, कुछ धान खेत खलिहान में झड़ जाएगा, कुछ धान ऐसा होगा जिसको चूहे वगैरह खा जाएंगे, कुछ हम लोग मजदूरी में दे देंगे। उसके बाद हमारे पास 80 किलो है तो घर पे पहुंचते पहुंचते 50 से 60 किलो पहुंचेगा। तो 50 से 60 किलो जो आपके घर पे पहुंचा वह आपका जो है क्या है, एनडीपी है, और जो आपका 80 किलो उस खेत में हुआ था वह आपका जीडीपी है। बात समझ में आई, जो आपके ड्राम में घर में पहुंचा हुआ है एनडीपी, मूल्यह्रास हमने क्या कर दिया है, घटा दिया है। इसी प्रकार से एक होता है पीसीआई, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जैसे अगर प्रति व्यक्ति आय में देखा जाए तो बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग 46-47 हजार के आसपास है। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, गोवा का है, 1 लाख से ऊपर जो है सो प्रति व्यक्ति आय है। अब सवाल उठता है कि प्रति व्यक्ति आय निकलता कैसे है, तो पीसीआई का मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी जितनी आय हो रही है टोटल, उस टोटल को जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो पीसीआई आ जाता है। हालांकि यह चीजें जो है सो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि भारत ने वर्तमान टाइम में भी भारत का 95% रुपया जो है, 95% पैसा जो है वह मात्र 5% लोगों के पास है, और 5% रुपया जो है वह आपको 95% लोगों के पास है। मतलब ये है, जैसे इसको अब निकालना है तो कैसे समझिए, मान लेते हैं कि मेरी इनकम जो है 1 लाख रुपए है। ठीक है, मेरी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है, और मेरे घर में टोटल सदस्य कितने हैं, 5 लोग हैं। तो मेरे घर का जो टोटल इनकम यानी कि पीसीआई जो होगा, पीसीआई क्या हो जाएगा, पीसीआई हो जाएगा 1 लाख बटा 5, यानी कि 5 से कितना मतलब कटेगा, 5 दूनी 10, मतलब 20 हजार। इसका मतलब यह है कि मेरे घर में केवल मैं कमाता हूं 1 लाख रुपया का महीना, तो मेरे घर का प्रति व्यक्ति आय जो होगा वह हो जाएगा 20 हजार रुपया का महीना। बताइए, जबकि 4 लोग 1 रुपया नहीं कमाते हैं, सारा हम पे ही डिपेंडेंट है।
फिर भी जो है सो उनकी इनकम कितनी शो हो रही है, 20,000 रुपये हो रही है। और इसी के आधार पर सरकार जो है दिखा देती है कि नहीं, भारत में जो है, जैसे अब सोच के देखिए कि मैंने बोला है बिहार में 46-47 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आए हैं, बिहार के प्रति व्यक्ति का। आप अंदाजा लगाइए क्या है क्या। यहाँ तो 3 6 हजार रुपया में जो है सो 3,000 रुपया में प्राइवेट स्कूल में लोग काम कर रहे हैं, 6,000 रुपया मजदूरी पूरे महीना करना पड़ रहा है। कहाँ है, अब इनकम है नहीं है। तो ये जो है आपको शो हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है हम लोग को राजनीति कौन सी करनी है। मतलब मैं आपको इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बता रहा हूँ कि पीसीआई जब निकालना हो प्रति व्यक्ति आय, तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यहाँ पे इसको कुल जनसंख्या भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही बात होता है। बस समझ में आई। चलिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए, इसको उतारना उतारना चाहे तो लिख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसी में एक कड़ी है गरीबी। गरीबी पोवर्टी। गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। एक बार मेरा दोस्त हमको बोला कि देखो ना भाई, जो है सो कुछ पैसा घट रहा है, हमको घड़ी खरीदना है, रोलेक्स का घड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ पैसा घट रहा है। तो हम बोले कितना, बोला कि 1,12,000 का घड़ी है, लगभग जो समझो कि 1,11,000 घट रहा है, 1,000 रुपया मेरे पास है। इसको गरीबी नहीं कहेंगे। गरीबी का मतलब क्या हुआ कि सामान्य जीवन जीने के लिए, अब सामान्य जीवन जीने के लिए यानी कि नॉर्मल हमको जो चाहिए जीवन में, बेसिक चीजें जो हैं, जैसे घर, कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, अगर हम इन पांचों की पूर्ति आसानी से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या है, हम गरीब नहीं है। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी है तो इसका मतलब क्या है कि हम गरीब हैं। इसमें से किसी भी चीज की कमी का मतलब होता है गरीबी का होना। ठीक है, अब पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम जो है सो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने लगे। हमको बच्चा को भेजना है जो है सो कहाँ, हमको भेजना है बच्चे को जो है सो अमेरिका भेजना चाह रहे हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, जो है सो कुछ पैसा घट रहा है, तो उसको गरीबी नहीं कहेंगे। गरीबी का मतलब हो राजकीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी सक्षम अगर नहीं है आप, तो इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर हो गया है, आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसके लिए 16 लाख रुपया लग रहा है, 16 करोड़ रुपया लग रहा है, आपके पास उतना नहीं है, बस 15-20 लाख रुपया है, उसको गरीबी नहीं कहेंगे। गरीबी का मतलब होता है कि मिनिमम स्तर में, यानी कि आपकी बीमारी हो, 150, 200, 500 रुपया आपके पास इलाज के लिए नहीं है, इसका मतलब आप क्या है, गरीब हैं। सामान्य तौर पे गरीबी के अलग अलग पैमाने बताए गए हैं, बहुत सारे पैमाने हैं, उसी पैमानों में से कुछ पैमानों की हम बात कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि भैया ये जो चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, अगर आप बेसिक नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब आप गरीब हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की ही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर बेसिक नीड्स को पूरा करने में आप सक्षम नहीं है, इसका मतलब आप गरीब हैं। दूसरा, एक और समिति है, कई एक समितियों ने अलग अलग रिपोर्ट बताया, उन्हीं को मैं बता रहा हूं। विश्व बैंक क्या कहता है, विश्व बैंक का कहना है कि अगर आप प्रतिदिन $2 नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गरीब हैं। प्रतिदिन $2, $1 शायद 82 रुपया के बराबर है, यानी 82 रुपया 164। अगर आप 164 रुपया भारतीय हिसाब से 164 रुपया प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं, खर्चा करने की बात नहीं हो रही, यहाँ कमाने की बात हो रही है, नहीं कमा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने बताया है कि प्रतिदिन अगर आप दो डॉलर नहीं कमा पा रहे हैं तो गरीब हैं, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताया है कि कपड़ा, घर, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नीड्स है, नीड्स को, बेसिक आवश्यकताओं को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप गरीब हैं। तीसरा जो है कौन है, तीसरा है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति अगर हम देखें तो ये बनी थी आपको कब, 2009 में। इस सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था, इसने बताया था भैया कि अगर आप शहर में रहते हैं, कहां रहते हैं, शहर में, और आप महीने का 1,000 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गरीब हैं। अगर आप रहते हैं गांव में, अगर आप महीने का 816 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गरीब हैं। ध्यान रखिएगा, महीने का जो है कितना बोला गया है, महीने का बोला गया है 1,000 रुपया, यानी 1,000 को आप डिवाइड करें किससे, 30 से, तो कटेगा
33.3, यानी कि लगभग आप 33 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं महीने का, तो आप गरीब हैं। और ये आपका 27 रुपया, सॉरी पर डे, 33 रुपया प्रतिदिन, प्रतिदिन, और 27 रुपया प्रतिदिन। प्रतिदिन अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन 27 रुपया और प्रतिदिन आपको 33 रुपया। किसने कहा था? सुरेश तेंदुलकर समिति ने इस बात को कहा था कि अगर इतना आप नहीं कमा पा रहे हैं तो गरीब हैं। अगला सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन, ये समिति आपको बनी थी कब? 2012 में, 12 में बनी थी। और इस समिति ने कहा था कि अगर भैया आप 1407 रुपया, 1407 रुपया और 917 रुपया, ये आपको शहर में, ये आपका गांव में। अगर आप महीने का 1407 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं शहर में रह के, और गांव में रह के आप 917 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। ये अलग अलग समितियों की बात है, आप ध्यान रखेंगे, उसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, और इसने क्या कहा था ये ध्यान रखेंगे। इसने कहा था सीरग राजन समिति ने कि अगर आप 1407 रुपया महीने का और शहर में रह के और गांव में रह करके 907 रुपया महीने का नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गरीब हैं। अब अगर आपको प्रतिदिन का निकालना होगा तो 30 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो प्रतिदिन का आपका डेटा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपको जो है गरीबी की बात हो रही थी। गरीबी जो है सो इस प्रकार से हमको दिखाई देती है, इस प्रकार की गरीबी जो है सो सामान्य तौर पे पाया जाता है। अगर हम बात करें बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? कौन व्यक्ति अनएम्प्लॉय होगा? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर आपकी क्षमता के अनुसार आपको रोजगार नहीं मिलता है, आपकी क्षमता के अनुसार आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो आप बेरोजगार हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे जरूरी है कि आप करना चाह रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं और आपकी क्षमता के अनुसार आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप बेरोजगार हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करना ही नहीं चाहते, उनके बाप दादा ने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, उसी पे जाके गल्ला पे जाके बैठेंगे, या फिर घर बनवा दिया है, भाड़ा आ रहा है, उससे उनका काम चल रहा है, तो काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो करना नहीं चाह रहे हैं, तो बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। बेरोजगार का मतलब क्या है कि आप काम करना चाहते हैं परंतु आपकी क्षमता के अनुसार आपको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप बेरोजगार हैं। बात समझ में आई? अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप बेरोजगार हैं या नहीं है। ध्यान रखेंगे, अगर आप बेरोजगार हैं या नहीं, स्टूडेंट की अगर बात हो जाए तो स्टूडेंट जो है वह बेरोजगार नहीं है। ठीक है, कब बेरोजगार नहीं है? तो क्योंकि वह जो है पढ़ाई कर रहा है, रोजगार के लिए अभी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपनी क्षमता का विकास कर रहा है। तो क्षमता का विकास कर रहा है तो उस स्थिति में वह बेरोजगार नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको जो है उसने कोई जॉब निकाल दिया हुआ है और जॉब को छोड़ दिया, आया जो है सो तैयारी करने की, नहीं तैयारी हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, तो अब वह उस स्थिति में वह बेरोजगार नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिला हुआ था, लेकिन वह उस रोजगार को नहीं किया, इसलिए वह बेरोजगार नहीं होगा। बेरोजगारी जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। जैसे में कुछ प्रकार की बेरोजगारी जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी का मतलब होता है कि आपकी क्षमता के अनुसार अगर आप काम करना चाहते हैं और आपको काम नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, आप जो है सो बेरोजगार हैं, आप जो है सो बेरोजगार कहे जाएंगे। क्लियर है? एक होता है आपका चक्रीय बेरोजगारी। बहुत सारे सारे प्रकार के बेरोजगारी होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ बेरोजगारी को हम लोग देखेंगे। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब हुआ कि अगर मांग घट जाए, मांग घट जाए, उस स्थिति में जब फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, उसको बेरोजगारी, उस प्रकार की बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लिए कि आपने देखा होगा एक फोन नोकिया, नोकिया का फोन आपने देखा होगा, पहले छोटा वाला कीपैड आता था, आज के टाइम में नहीं मिल रहा है। तो नोकिया का जो फोन था, अचानक से नोकिया का डिमांड घट गया, नोकिया का डिमांड घटा, तो सिंपल सी बात है कि फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई तो जो वर्कर काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। साथ में उस फैक्ट्री से जो सामान ट्रक पे ढुआ के जाता होगा वो ट्रक वाला बेरोजगार हो गया। साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूटर रहा होगा वह बेरोजगार हो गया, इसका होलसेलर रहा होगा वह बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जब बेरोजगारी आती है, यानी किसी एक सेक्टर में मांग की कमी के कारण उससे जुड़े सभी 6 सेक्टर के लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वह चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है?
अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की बेरोजगारी की, तो एक होता है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को हम लोग कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। अब छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है? एक बात बताइए कि जैसे खेती बाड़ी अगर हो रही है हमारी, तो खेत में कोई किसान अगर काम कर रहा है, तो आप देखिए उसकी पत्नी, उसका बेटा, ये सभी उसी काम में लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम करने नहीं जा रहा है। लेकिन उत्पादन जो है उतना ही हो रहा है कि एक आदमी भी काम करे तो उत्पादन वही होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर है, अपने खेत में क्या किया, खेत में काम किया, और खेत में उसने बहुत सारा घास वगैरह जो है सो उखाड़ करके रखा बाहर की तरफ। ठीक है। और काम कर रहा है अपने खेत में, सोहनी कर रहा है, उसकी पत्नी खाना लेके आई उसके लिए, खाना खाया वो, और खाना खा करके अपना फिर काम करने लगा, उसकी पत्नी चली गई, उसकी पत्नी भी इसमें लग गई। उसने सामने बोला अपने बेटवा को कि आओ थोड़ा सा घास है लेके जाओ, बकरी को खिला देना, और उसका बेटवा आया और घास को खिलाने के लिए बकरी को लेकर के चला गया। यह भी जा सकता था, जाके खाना खा के घर से आ जाता, सामान लेकर के जो घास था उसको लेके, जब अब तो घर ही जाना है ना, लेकर के घर चला जा सकता था। जबकि उसकी पत्नी और उसका बेटा वो भी इसी काम में लगे रहे। ठीक है। और आमदनी क्या होगा, आमदनी क्या होगा, तो सोहनी के कारण ही ना आमदनी हुआ। अरे घास ले जाने के कारण, घास उसका बेटा उठा के लेके गया, इसके कारण उत्पादन तो नहीं बढ़ा होगा। या फिर जो है उसकी पत्नी खाना ला के दी होगी, इसके कारण उत्पादन नहीं, गेहूं देखा बाप रे अपन मेहरारू को बड़ा सेवा करता, चलो हम ज्यादा फट जाता, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा ना। लेकिन ये दोनों लोग भी इसके साथ उस खेत में लगे रहे। इसी को कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, या इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। समान तौर पे बहुत सारी फैक्ट्रियों में आप सुनते होंगे छटनी चल रहा है, छटनी, इसको कहते हैं लेआउट। छटनी, फलाने कंपनी ने जैसे इतने कर्मचारियों को छांटा, तो फलाना कंपनी इतने कर्मचारियों को कब छांटेगा और किसको, किस कर्मचारी को छांटेगा, उसको कैसे पता है कि किसमें से किसको छांटना है? क्या दुश्मनी है किसी से? कोई दुश्मनी नहीं है। वह देखेगा कि भैया कौन ऐसा बंदा है जिसके रहने या न रहने से हमारी कंपनी और उत्पादन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसको यह पता चल जाए कि फलाना आदमी काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको वो क्या करेगा, छांट करके बाहर कर देगा। इसी कारण अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आपको कोई 100 रुपया दे रहा है तो आप 1000 का काम करके दीजिए। निश्चित रूप से आपकी डिमांड, आपकी ब्रांड, आप एक ब्रांड बनेंगे। लेकिन होता क्या है ना, मजदूरों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आएंगे काम करने, बीच में जो सो चले जाएंगे लोटा लेके पैखाना करने, बीच में खैनी खाने में लगेंगे। तो वो सब अगर कोई काम कराने वाला देख रहा है, देखता है कि नहीं चुट्टा है, ये काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, फिर उसको जब मजदूर खोजना होगा सबको खोजेगा, उसको नहीं खोजेगा। यानी कि उसको छांट करके क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्लियर, ध्यान रखिएगा, छिपी हुई बेरोजगारी से ही छटनी आपका भी छटनी भी जुड़ा हुआ है। क्लियर बा। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जैसे अब देखिए शादी विवाह हो रहा है, एक सीजन आता है शादी विवाह का, जब टेंट वाले लोग का जो है सो टेंट पूरा दिन बुक रहता है, यहाँ से उखाड़ेगा तुरंत वहां लगाएगा, वहां से कई बार ऐसा होता है कि एक ही टेंट वाला को 4 आदमी मिल गया एक ही दिन पे। इसके बाद फिर जो है सो बरसात का टाइम आया, कोई रोजगार ही नहीं है, सब बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सब बैठे हुए हैं। खेती बाड़ी में धान आप रोपनी कर दिए, बैठे हैं, बीच में एक बार सोहनी कर दिए, बैठे हैं, फिर कटनी करिएगा, फिर बैठे हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे ठंडा के टाइम में आइसक्रीम का दुकान चलेगा क्या? कौन ठंडा पागल आदमी है जो आइसक्रीम खाने जाएगा ठंडा के दिन में? यानी आपके ठंडी के टाइम में आइसक्रीम का रोजगार बंद हो गया। तो इस प्रकार के रोजगार को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार जो मौसम जो लोग बेरोजगार होते हैं, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, ये सब एग्जाम्पल अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है एग्जाम के टाइम में काफी हद तक मजा आ जाएगा चीजों को समझने में। एक होता है शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए, शिक्षित बेरोजगारी की संख्या जो है ना, यह दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर कोई देश, कोई राष्ट्र यह कोशिश कर रहा है कि हमारे देश के लोग सभी साक्षर हों, तो साक्षर होने के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते कि हम खेती बाड़ी करें, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते हम कि गाय पाले। पढ़े लिखे लोगों को एक ही बात समझ में आता है कि भैया हमको क्या करना है, हमको जो है क्या करना है, तो हमको जो है नौकरी करना है, और सरकार वैकेंसी देगी नहीं। तो उस स्थिति में वह क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा जो होगा, फिर जो है उसी पे गाना बजेगा, हाउ देखा बीए करके बकरी चरावता।
सही नहीं चला पाएगा, चला ही नहीं पाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है, उसको लगता है कि नहीं यार हम ये काम काहे करेंगे। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के बेरोजगारों को, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसको उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। वह व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। और उसकी बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाएगा? कोई उपाय नहीं, सरकार वैकेंसी लेके आएगी, खत्म करेगा, खत्म होगी बेरोजगारी। बात समझ में आई? एक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो मान लिए कि अचानक से कोई डिपार्टमेंट में कोई तकनीकी वृद्धि हो गई, तकनीकी इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था, जो लोग पहले से हैं नियोजित शिक्षक है, उनको जो है एक राज्य कर्मचारी बनाने के लिए जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक लेडीज का मैंने इंटरव्यू देखा था। वो बोल रही, पूछा उससे कि मैडम कैसा एग्जाम है, तो बोली एग्जाम तो अच्छा गया है, हमसे वो जो तिरवा है वो तिरवे इधर उधर चल जा रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में स्ट्रक्चरल परिवर्तन होता है, तकनीकी परिवर्तन होता है, और तकनीकी परिवर्तन के कारण जो पुराने तकनीक वाले लोग बेरोजगार होते हैं, उसी प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। हालांकि ये संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है, यह अल्पकालीन बेरोजगारी होता है। मतलब कि यह बेरोजगारी जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। कैसे? तो जब आप सीख लीजिएगा, खत्म हो गया। मान लीजिए कि उनसे आज के टाइम में कर्सर इधर उधर जा रहा है, तो देखिए ना, एक बार आपसे भी तो ऐसा होता होगा, हमसे भी ऐसा हुआ था, कर्सर जैसे समझ नहीं, आज के टाइम में जहां मन होता है वहां घुमाते हैं। तो चूंकि उन लोगों के साथ पहली पहली बार कंप्यूटर पे बैठना पड़ा है, बैठे हैं वो लोग, जिसके कारण उनको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा है। यही चीजें जब धीरे धीरे उस पर काम करेंगी तो कुछ समय ऐसा आएगा, और कुछ समय क्या जल्दी ही वो क्या करेंगी, इसको सीख जाएंगी, और जब सीख जाएंगी तो उनकी भी बेरोजगारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। यानी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहते किसको है? तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें तकनीकी परिवर्तन के कारण जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उस प्रकार की बेरोजगारी आपको क्या कहलाती है? उस प्रकार की बेरोजगारी आपको कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर ही होगा। ठीक है। चलिए, आइए अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसको, हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा बैंक को। बैंक पहले पढ़ लेते हैं, बैंक से भी पहले मुद्रा को। मुद्रा को पढ़ लेते हैं, मुद्रा छोटा सा बात है इसलिए मुद्रा को पढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भैया मुद्रा कौन सा है, मुद्रा आप देखें तो आप तुरंत निकालिएगा 100 रुपया का नोट, कहिए देखिए सर यही तो मुद्रा है, आप निकालिएगा करेंसी, बोलिएगा यही तो मुद्रा है। लेकिन मुद्रा का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। मुद्रा का काम क्या है? मुद्रा क्या काम करती है? तो मुद्रा करती है विनिमय का काम। विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली। मतलब आपको तेल चाहिए, आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको तेल मिल गया। आपको जो सो रसगुल्ला चाहिए, पैसा दिया, रसगुल्ला मिल गया। आपको जो सो ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, पैसा दिया, ऑनलाइन क्लासेस मिल गया। तो यहां आपने क्या किया है, पैसा से क्लास बदल लिए, पैसा से तेल बदल लिए, पैसा से रसगुल्ला बदल लिए, अदला बदली। इसका मतलब यह भी है कि हर वो वस्तु जिसके द्वारा किसी दूसरे वस्तु की अदला बदली की जा सकती है, प्रत्येक वो वस्तु जिसके द्वारा किसी दूसरे वस्तु की अदला बदली की जा सकती है, उसको क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। जैसे आपके गांव में आता है बम्बैया मिठाई वाला और बोलता है कि भैया बम्बैया मिठाई ले जाइए, बाल से बम्बैया मिठाई मिलेगा। और बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं, वो जो बड़े बाल औरतों के झरे होते हैं उसको लेके जाता है, देता है, उसके बदले में बम्बैया मिठाई मिल जाता है। मतलब कि बम्बैया मिठाई उस समय क्या है, मुद्रा है। आपके गांव में देखते होंगे अभी के टाइम में आता है, छोटका मोबाइल से एगो नारियल, बड़का मोबाइल से 3 गो नारियल। तो आप जो मोबाइल लेकर के नारियल परचेज किए ना, तो वह मोबाइल उस समय आपकी मुद्रा है। या फिर आपके गांव में आता होगा, जैसे हम लोग बच्चे थे तो आता था बर्फ वाला, और या फिर भाजा वाला आता था। तो चावल से, धान से, गेहूं से बर्फ या भाजा लेता था। तो चावल, धान, गेहूं जो है वो उस समय क्या हो गया, मुद्रा का काम कर रहा है। वहां पे रुपए की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। रुपया भी एक प्रकार का मुद्रा ही, मुद्रा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसी में से एक मुद्रा आपका जो है रुपया भी होता है। ठीक है। कुछ ऐसी मुद्रा है जिससे हो सकता है कि सवाल आपका पूछ दे, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा, हॉट मनी। सामान्य तौर पे विकासशील देशों की जो मुद्राएं होती है ना, वह गर्म मुद्रा होती है। या फिर वैसी मुद्रा जिसको तुरंत पलायन कर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती हो, तुरंत पलायन कर जाने की प्रवृत्ति, जैसे उसका रेट कहीं और बढ़ा, बस तुरंत उधर से आपकी तरफ से भाग के उधर चला गया। तो उस प्रकार की मुद्रा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा प्लास्टिक मुद्रा।
प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है? तो वैसी मुद्रा जो प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब किसके उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण है। सनिकट मुद्रा, सनिकट मुद्रा, सनिकट मुद्रा मतलब वैसी मुद्रा जो रुपया तो नहीं है, लेकिन रुपया में तुरंत परिवर्तित हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, गहना, ये सब खरीद, कोई बेचेगा तुरंत लोग खरीद लेगा हाथों हाथ। तो इस प्रकार की मुद्रा को जो है सन्निकट मुद्रा कहते हैं, माने मुद्रा नहीं लेकिन मुद्रा जैसी चीजों को हम लोग सन्निकट मुद्रा के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? इसी प्रकार से और भी मुद्राएं होती हैं। आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा का मतलब क्या है? वैसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। जैसे बिटकॉइन होता था, बिटकॉइन है, हम क्या करते हैं उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसको हम अपने पॉकेट में नहीं ले सकते, हमको हाथ में नहीं मिल सकता है। तो उस प्रकार की मुद्राएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आभासी मुद्रा। एक होता है सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, वैसी मुद्रा जो हमको आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे भारत के लिए नेपाल की मुद्रा, भारत की खुद की भी मुद्रा सुलभ मुद्रा है। विकसित देशों की मुद्राएं जो होती है वो सुलभ मुद्रा होती है। सुलभ मुद्रा का मतलब क्या है? कि वैसी मुद्राएं जिसकी उपलब्धता ज्यादा और डिमांड कम हो, वैसी मुद्रा को हम लोग सुलभ मुद्रा कहते हैं। वैसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता ज्यादा, पैसा का कमी है क्या? बहुत पैसा है, चारों तरफ पैसा है, ठीक है, तो नेपाली पैसा आप जो है सो लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन आसानी से लेना चाहिए तो मिल सकता है। तो वैसी मुद्राएं जिसकी उपलब्धता ज्यादा और मांग कम हो, वैसी मुद्राओं को हम लोग बोलते हैं सुलभ मुद्रा। एक होता है दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा मतलब वैसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता कम और मांग ज्यादा हो, उस मुद्राओं को हम लोग कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, वैसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता कम और मांग क्या हो? ज्यादा हो, वैसी मुद्रा को हम लोग कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। और सामान्य तौर पे जो डॉलर है वह हमारे लिए कैसी मुद्रा है? दुर्लभ मुद्रा ही है। डॉलर जो है कैसी मुद्रा है? दुर्लभ मुद्रा। अब आते हैं हम लोग कहां पे? बैंक पे। बैंक, बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा स्थान है जहां से आप जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं, आप अपनी बचतों को सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको निकाल सकते हैं। वैसे जगह को बैंक कहा जाता है। लेकिन भैया बैंक का कॉन्सेप्ट कभी ना कभी तो आया होगा ना, शुरू में कभी ना कभी बैंकिंग शुरुआत हुई होगी, तो इसी के ऊपर हम लोग जो है सो चर्चाएं कर लेते हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक जो होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहला बैंक जो बना था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था? 1770 में। इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है यह 1717 में हुई थी। लेकिन यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था क्या? तो यह अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया बैंक था। हालांकि बाद में यह बैंक जो है सो फ्लॉप हो गया, चल नहीं सका, बंद हो गया। पहली पहली बार था, पहला पहला एक्सपेरिमेंट था, तो नई नई चीजें जब मार्केट में आती है ना तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है या बहुत कम होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर वह टिकी रह गई तो धीरे धीरे उस पर भरोसा बढ़ता है और फिर जो है सो सर्वाइव करता है। लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाई, खत्म हो गई। दूसरे बैंक की अगर हम बात करें तो दूसरा बैंक था आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक जो था ये एक ऐसा बैंक था जो भारतीयों और अंग्रेजों ने मिलकर के, यानी कि अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा मिलकर के खोला गया भारत का पहला बैंक जो था वह आपको अवध कॉमर्शियल बैंक था और ये 1881 में खुला था। यह भी धीरे धीरे बंद हो गया। तीसरा, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा खोला गया बैंक जो था वह पंजाब नेशनल बैंक था, जो 1894 में खुला था और आज तक चल रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे, तो लाला लाजपत राय, ये जो थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगर हम बात करें अगले बैंक की तो इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक आपको खोले गए, जैसे 1806 ईस्वी में खुला था आपका बैंक ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें तो आपको खुला था क्या 1840 में बैंक ऑफ मुंबई।
उसके बाद अगर हम बात करें तो खुला था 1843 में, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। और इस तीनों को 1921 में मिला दिया गया और मिला करके बना इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना आपको 1921 में की गई और यही इंपीरियल बैंक जो है 1955 ईस्वी में एसबीआई इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और एसबीआई के नाम से कन्वर्ट हो गया और वर्तमान में एसबीआई भारत की ही नहीं विश्व के भी बड़े बैंकों में सबसे बड़ी बैंकों में से एक काउंट होती है। हालांकि भारत की यह सबसे बड़ी बैंक है, क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा कर्मचारी, सबसे ज्यादा ब्रांचेज, सबसे ज्यादा एटीएम स्थित है, इसलिए एसबीआई जो है यह भारत की सबसे बड़ी बैंक है और भारत की राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि 1955 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्लियर है? बैंक का इतिहास आपको समझ में आया, किस तरह से बैंक जो है एसबीआई तक हम लोग पहुंच गए। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो आपको जो है सो जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1969 तक बहुत सारे बैंक थे और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, खास करके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद किस बैंकों का? तो जिन बैंकों की जो पूंजी थी वह 50 करोड़ से ज्यादा थी, उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके क्या कर दिया गया? भारत के अंदर मिला दिया गया, भारत सरकार में मिला दिया गया। उसके बाद 1980 में पुनः राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का, जिसकी पूंजी 200 करोड़ या उससे ज्यादा थी, 200 करोड़ या उससे ज्यादा थी। वैसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी के साथ आपको जो है सो बैंकों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? तो बैंकों की संख्या बढ़कर के आपको हो गई कितनी? 20 बैंकों की संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि एक बैंक था देना बैंक। 1992 आपने एक वेब सीरीज देखा होगा स्कैम हर्षल मेहता वाला, या नहीं भी देखा होगा? तो उस एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया जिसके कारण उस देना बैंक को जो है मर्ज कर दिया गया किसी और बैंक में। बैंकों की संख्या 19 हो गई, लेकिन वर्तमान में अगर बोला जाए तो वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को मोदी जी ने क्या कर दिया है? ये मिला करके एक में कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में बैंकों की संख्या जो है वो आपको कितनी है? तो 12 बैंक वर्तमान में जो सो कार्यरत हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी में एक बैंक है, आपने नाम सुना होगा किसका? आरबीआई का। आरबीआई नहीं, आरबी, इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबी। एक्चुअली हुआ ये कि देश के आजाद होने के कई एक वर्षों के बाद भी भारत में जो ग्रामीण कामगार थे, जो किसान थे, वो बैंक से नहीं जुड़ पाए थे। बैंकें तो थी, लेकिन बैंक केवल बड़े लोगों की जो है सो चिन्हासी होती थी, बड़े लोगों के पैसे वालों का खाता जो है बैंक में हुआ करता था। लेकिन सरकार चाहती थी कि भैया ऐसा कैसे होगा? अगर बड़े लोगों का ही खाता केवल रहेगा, ग्रामीण कामगार जुड़ेंगे नहीं और हम कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो फिर ग्रामीणों तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि इंदिरा गांधी जो है प्रोजेक्ट आपको लेके आई थी गरीबी हटाओ, और गरीबी कैसे हटेगा? तो जब हम गरीबों के पास पैसे आएंगे। गरीबों के पास पैसे अगर सरकार भेजती भी है तो कहां से भेजेगी, कैसे भेजेगी? क्योंकि भेजने का नतीजा ये था कि अगर उनके पास पैसे भेजते तो बहुत कम मात्रा में उनके पास पहुंचता था, सब बिचौलिए खा जाते। जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है सो एक ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक बनाने की घोषणा करी। और रीजनल रूरल बैंक जो है पहली बार स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर को 1975। 2 अक्टूबर 1975 को जो है भारत में 5 जगहों पर 5 गो आपका जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में कितने ग्रामीण बैंक? 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और ये जो ग्रामीण बैंक था इसमें 3 लोगों का पैसा लगा था। किसका किसका? केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15%, और जो आपका लीड बैंक था, यानी देखिए ग्रामीण बैंक कोई बैंक नहीं है, ग्रामीण बैंक जो बैंकें हैं उसी में से किसी बैंक के द्वारा खोला गया बैंक होता है। इसमें जो है सो इसका 35% जो है सो हिस्सेदारी रहता है ग्रामीण बैंक में। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई ने अपना ग्रामीण बैंक खोला मेरे राम गढ़वा में, ठीक है, तो ग्रामीण बैंक का लीड बैंक कौन हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा। क्लियर है? तो एसबीआई का 35% पैसा उसमें लगा हुआ रहेगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में गोवा और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण बैंक आपको नहीं है। हालांकि अब ग्रामीण बैंक खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रामीण बैंक इसलिए खोला गया था ताकि आम जनता को जो है की सहूलियत हो, या किसान कामगार हो बैंक से जुड़े। 2014 में आपको मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि भैया हम जनधन खाता खुलवा रहे हैं। कौन सा खाता? जनधन खाता खुलवा रहे हैं। और लगभग जो है 49 करोड़ के आसपास जो है 49.8 करोड़ जो है आपको क्या खुला? जनधन खाता जो है खोला गया।
यानी कि लोगों ने फ्री में अकाउंट अपना खुलवाया, और इसी का नतीजा है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण किसान लोग हैं, उन लोगों का पैसा जब मोदी जी भेजते हैं तो 2,000 रुपया उनके सीधे सीधे खाते में चला आता है। अगर लोग बैंक से नहीं जुड़े होते तो पता चलता बिचौलिए जो है उनके पास 1100-1200 रुपया ही पहुंचता, बाकी 700-800 रुपया खा जाया जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपको ये सिस्टम आपका लगा था, आरआरबी के द्वारा जो है सो स्थापित किया गया था। ये आरआरबी जब शुरू हुई थी तो भारत का अगर केंद्रीय बैंक की बात की जाए तो केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई, आरबीआई जो है यह आपको क्या है, केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, आरबीआई के रूप में, और यह केंद्रीय बैंक है, प्रेजेंट टाइम यह केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती है। इसका राष्ट्रीयकरण आपको 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और तब से जो है यह सेंट्रल बैंक के रूप में काम करती है। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का मतलब क्या है, तो ये वाणिज्यिक बैंकों पर जो क्या करती है, अपनी पकड़ मजबूत करके रखती है, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। यह सरकार का क्या है, सरकार का जो है गवाह के रूप में काम करती है। अगर विदेश से कोई सरकार ऋण लेती है तो सरकार जब ऋण लेती है तो विदेशियों के लिए गवाह कौन बनता है, आरबीआई, क्योंकि सरकार तो खत्म हो जाएगी, आरबीआई कभी खत्म होगी क्या, नहीं खत्म होगी। तो आरबीआई जो है गवाह रहता है कि नहीं भैया, पैसा तो फलाने सरकार ने लिया हुआ था, तो आपको क्या करना होगा, उस पैसे को सधाना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर बा? चलिए, अभी तक वीडियो आपका मतलब जो समझे हैं, जो पढ़े हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बतावें आप। अब थोड़ा सा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स, कर, उसको देख लेते हैं। कर, टैक्स। बाबू कर जो है ना, प्रारंभ से ही कर एक नेसेसरी चीज माना जाता है, जरूरी चीज माना जाता है, और माना क्या जाता है, जरूरी चीज होता ही है। कर जो है जरूरी चीज है, क्योंकि सरकार से आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है आपके लिए स्कूल बनवा दे, तो भैया सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, कर के द्वारा आएगा। ठीक है, इसलिए कर जो है एक जरूरी चीज होता है। लेकिन कर जो होते हैं सामान्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब है कि कर, वैसा कर जो जिस पर लगे वही भरे, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब होता है वैसा कर जो जिस पर लगे वह ना भरे, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आय कर, मेरी जो इनकम है उस पर हम भरेंगे, या मेरा पड़ोसी हम भरेंगे, प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मनोरंजन कर, जैसे आप गए फिल्म देखने हॉल में, आपने टिकट कटाया, 70 रुपया का टिकट था, 100 रुपया में टिकट आपको मिला। जब टिकट आप देखिएगा उसमें लिखा होगा 70 रुपया फिल्म का चार्ज और 30 रुपया जो है टैक्स, फलाना चिमकाना ठिमकाना टैक्स आपको लिखा होगा। तो उसको कौन लगा, किस पे, उस हॉल के मालिक पर लगा। भर कौन रहा है, हम और आप भर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई? अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कर की और अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर कौन हो जाएगा, तो सामान्य तौर पे इसका कुछ ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। एक्सक्यूज मी, AXCUSE, एक्सक्यूज मी, एस या सोनू सूद आप लिख लीजिए। एक्स फॉर एक्साइज ड्यूटी, CU कस्टम ड्यूटी, SE सर्विस टैक्स, M फॉर मार्केट टैक्स वैट, E फॉर इंटरटेनमेंट टैक्स, यही जो आपको अभी हॉल में देना पड़ा था, S फॉर सेल टैक्स और S फॉर स्टैम्प टैक्स। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स माने मनोरंजन कर, सेल टैक्स, और आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी। ये आपका क्या हो गया, अप्रत्यक्ष प्रकार का कर हो गया। प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मृत्यु कर, आय कर, उपहार कर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर। ये जो कुछ कर हैं ये आपके क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा फायदा, भारत सरकार को सबसे ज्यादा जो फायदा होता है जिस कर से, वह कर है निगम कर, निगम कर। जबकि अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा किस कर से होता है, तो होता है बिक्री कर से। ठीक है, राज्य सरकार को बिक्री कर से और भारत सरकार को निगम कर से सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है कि इन सभी को मर्ज करके कुछ चीजों को कम करके, चूंकि अलग अलग एक ही व्यक्ति को कई एक बार टैक्स देना पड़ता था, उसको मर्ज करने के लिए एक नया टैक्स सिस्टम लेके आ गया, एक नया टैक्स स्लैब लेके आया, जिसको हम लोग जानते हैं आज के टाइम में किसके नाम से, GST के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर।
इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, कि भारत के किसी भी कोने में एक वस्तु का प्राइस जो होगा, मूल्य जो होगा, वही दूसरे कोने में भी होगा। कन्याकुमारी से लेकर श्रीलंका आप चलिए कहाँ पर, श्रीनगर तक, और इधर चलिए आपको जो है सो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, आपको अगर जिस वस्तु पे जीएसटी होगा उसका दाम जो है सो एक ही तरह का होगा, आपको दूसरा तरह का दाम नहीं मिलेगा। जीएसटी से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि जीएसटी के लिए भारतीय संविधान में कितने नंबर का संशोधन हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 122वां संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। लेकिन अगर आप पूछ दे कि भारत ने जीएसटी को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया, ठीक है, तो किस संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो 101वें संशोधन द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 122वें संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 102वां संशोधन के द्वारा यह लागू हुआ था। क्लियर है। अगर हम बात करें तो जीएसटी पर अपनी अनुमति 8 सितंबर 2016 सितंबर 2016 को जीएसटी पर अपनी मंजूरी किसने दिया था, तो राष्ट्रपति ने दिया था। और जब राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी दे देंगे तो इसका मतलब है कि वह विधेयक अब क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, कानून हो जाएगा, यानी कि यह कानून हो गया। लेकिन भारत सरकार ने इसको लागू कब किया, तो भारत सरकार ने इसको लागू किया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, आपसे हो सकता है कि सवाल पूछ दे कि भैया जरा ये बताइए कि 2023 में जीएसटी का कौन सा दिवस मनाया गया है, करंट को भी देख ले। या फिर आपसे पूछ दे कि भैया 2024 में जीएसटी का कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो शुरू हुआ था आपको जुलाई में, जुलाई अगस्त 17 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में अगर पूछे तो छठा वर्षगांठ मनाया जाएगा। ठीक है, 24 में पूछेगा तो 7वां वर्षगांठ जो है सो हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जीएसटी जो होती है ये 4 प्रकार की दरें इसमें शामिल है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 प्रकार की दरें जो है जीएसटी के अंदर आपको शामिल दिखाई देंगी। अगर जीएसटी की बात करें तो विश्व में सबसे पहले 1954 ईस्वी में यह फ्रांस में शुरू किया गया था। लेकिन भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के निर्माण के लिए 33 लोगों का एक परिषद बनाया गया, यानी जीएसटी पर किसी प्रकार का नियम बनता है तो 33 सदस्यों का एक परिषद वह नियम बनाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। अगर आपसे पूछे हम कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, यह कमेंट करके बताइए। तो इसके अध्यक्ष जो है सो वित्त मंत्री होते हैं। सामान्य तौर पर जीएसटी जो है ये 4 प्रकार का जीएसटी काम करता है। कितने प्रकार का जीएसटी, 4 प्रकार का। कौन कौन, तो सामान्य तौर पे आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स, एसजीएसटी राज्य सरकार का जीएसटी टैक्स, यूटीजीएसटी केंद्र शासित राज्यों का जीएसटी टैक्स और आईटीजीएसटी। आईटीजीएसटी का मतलब क्या हुआ, आईटीजीएसटी का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु जो है उत्पादित हो रहा है बिहार में, ठीक है, और वह बेचा जा रहा है यूपी में, तो बिहार की वस्तु जब यूपी में बेची जाएगी तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर बिहार की वस्तु बिहार में ही बेची जाएगी तो उस पर एसजीएसटी लगेगा। यूपी की वस्तु यूपी में बेची जाएगी तो उस पर एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर बिहार की वस्तु यूपी में चली गई बिकने के लिए तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है। चलिए, मेरे क्लास का ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, फिर अगर पॉसिबल होगा तो बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम लेकर के हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप दोस्तों में शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं, वीडियो पे पसंद आता है, आप कमेंट करिए। और भी कोई सब्जेक्ट जो आपका लगता है कि नहीं ये कमजोर है, थोड़ा सा तैयारी इसकी बेहतर होनी जरूरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको निश्चित रूप से दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।